साथियों, आज की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में हमने समझा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और पदार्थ जो भी प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे, थॉमसन, फिर उसके बाद रदरफोर्ड और बोर। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत परमाणु को परिभाषित करने के लिए दिए थे। इसके बाद आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि कोश क्या है। कोश, कक्षा, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर, विभिन्न नामों से हम कक्षा को जानते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत किन्होंने दिया था? बोर ने। और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जो ये कक्षाएं होती हैं इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है और प्रत्येक कक्षा में n2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं, पहली कक्षा मतलब n का मान क्या हुआ? एक का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक और एक का गुणा 2 में तो बराबर 2, अर्थात पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसी प्रकार से हम दूसरी कक्षा की बात करें, 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कक्षा होती है उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें बोर ने ऊर्जा स्तर नाम दिया था और इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? आकार के बारे में बोले तो ये वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार, ये इनका आकार होता है। तो कक्षाओं के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसके बाद हम चलते हैं उपकक्षा। क्या दूसरा है? उपकक्षा अथवा उपकोश या सबसेल। सबसेल कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और कोश में भी इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं? उपकक्षा अथवा उपकोश में। उपकोश कितने प्रकार के होते हैं? S, P, D और F। ये 4 प्रकार के उपकोश होते हैं और इन उपकोशों के अंतर्गत ही इन्हीं में क्या होते हैं? कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक। इन्हीं उपकोशों में क्या होते हैं? कक्षक। S उपकोश जो होता है उसमें एक कक्षक होता है। P उपकोश होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। D उपकोश होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और F उपकोश जो होता है इसमें 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बात आपको समझ में आ गई कि कोश में उपकक्षाएं होती हैं और उपकक्षाओं में कक्षक होते हैं। S उपकोश में 1 कक्षक होता है, P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोश में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोश में 7 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अर्थात S उपकोश में केवल एक ही कक्षक होता है, अर्थात F
एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में कम से कम, हम पहले ही बता चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, उप कक्षाओं को तो हमने समझ लिया कि एस, पी, डी और एफ। इसके बाद हम बात करते हैं कक्षक। कक्षक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कक्षक ये भी 4 होते हैं। जो इनके उपकोष के नाम दिए गए हैं उन्हीं पर इनके नाम हैं, एस, पी, डी और एफ। और प्रत्येक कक्षक की अपनी अपनी एक आकृति होती है। आकृति की बात करें तो अगर हम एस कक्षक की बात करते हैं तो इसकी आकृति होती है गोल अर्थात वृत्ताकार। एस कक्षक जो होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार। और नाभिक से इसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ, जैसे पहली कक्षा है और इसमें जो कक्षक है इसका आकार सबसे छोटा होगा। इसके बाद दूसरी कक्षा में जो एस कक्षक है उसका आकार बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहली कक्षा में जो एस कक्षक है उसका आकार सबसे छोटा होगा, दूसरी कक्षा में उससे बड़ा होगा और तीसरी कक्षा में सबसे बड़ा होगा। और जितना आकार इनका होता है, जितना ज्यादा इनका आकार होता है उतनी ही ज्यादा इनकी ऊर्जा होती है। तो ये इनके आकार का क्रम और इनकी ऊर्जा का क्रम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पी कक्षक की। पी कक्षक होता है डंबल शेप। डंबल शेप हमने पहले ही बता दिया कि पी कक्षक कितने होते हैं? 3। पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनकी आकृति डंबल शेप होती है। हम प्रत्येक की आकृति बना के देखते हैं। और ये हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये अलग अलग जो कक्षक हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये उनकी आकृतियां हैं। अगर हम पी उपकोष को इकट्ठा बनाना चाहें तो हम इकट्ठा भी बना सकते हैं। इस तरीके से तीनों डंबल से आकृति को हम एक साथ बना सकते हैं और हम इसे कहेंगे पी उपकोष, जिसमें 3 कक्षक होते हैं और एस कक्षक होता है गोलाकार। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्र के पास में इनके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार जो पी कक्षक होते हैं उनमें
जो एक केंद्र है इसको बोलते हैं नोडल तल, नोड। इसकी पालियों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। कहां पर? पालियां अर्थात लोब। ये क्या है? लोब। तो हमने एस कक्षक की आकृति पढ़ी, पी कक्षक की आकृति पढ़ी, एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबल से। इसके बाद हम आते हैं डी कक्षकों पर। डी कक्षक, डी कक्षक जो होते हैं वो डी उपकोष में होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। हम पहले ही बता चुके हैं कितनी होती है, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी 5? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। कुल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। इनकी आकृति हम समझें। इनकी आकृति होती है डबल डंबल से। डबल डंबल से, डंबल मतलब डमरू। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की आकृति। और इसके बाद हम चलते हैं डी जेड स्क्वेयर। इस प्रकार से इन 5 कक्षों की आकृति होती है जो डबल डंबल शेप की होती है। और इन डी कक्षकों को हम और कौन से कक्षक बोलते हैं? डीजेनरेट, डीजेनरेट कक्षक। अगर इनके पास किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो ये जो कक्षक होते हैं इन सभी कक्षों की ऊर्जाएं समान होती है। इसी प्रकार जो पी कक्षक के बारे में हमने पढ़ा उनके भी सभी कक्षों की ऊर्जाएं समान होती है क्योंकि वो एक ही कक्षा में रहते हैं। तो आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे हम देखते हैं कि एस पी डी और एफ ये जो कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इनमें किस प्रकार भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरी जाती है? तो सबसे पहले हम एक बार और रिपीट कर दें कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। हम पहले भी बता चुके। एक तो है ऊर्जा। ऊर्जा किन रूपों में हो सकती है? ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। और दूसरी चीज है पदार्थ। ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, वो सब पदार्थ हैं। और जिन चीजों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो है ऊर्जा। और प्रत्येक पदार्थ जो है तत्वों से मिलकर बना है। और प्रकृति में जो ज्ञात तत्व हैं वो 112 हैं। कितने हैं? 112।
इनमें से जो 92 तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो शेष हैं उनको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। इन्हीं तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब इन तत्वों में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक जो तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताने के लिए हमारी केमिस्ट्री की बुक में एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई है जिसमें प्रत्येक तत्व का नाम दिया गया है, उसका परमाणु क्रमांक दिया गया है और उसका द्रव्यमान दिया गया है और जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ तत्व पीरियोडिक टेबल से ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये कुछ तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक 1 से लेके 13 तक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हम पहले ही बता चुके हैं जिस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? कक्षकों में। कक्षक कितने होते हैं? 4, S, P, D और F। इनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। लेकिन अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, इनका एक क्रम होता है। इस क्रम को समझाने के लिए अफबाउ सिद्धांत आया। अफबाउ सिद्धांत। उन्होंने एक ऊर्जा आरेख बनाया। क्या बनाया? ऊर्जा आरेख। और इसी ऊर्जा आरेख के अनुसार इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है। अब ऊर्जा आरेख क्या है? ऊर्जा आरेख बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के लिए अफबाउ ने एक ऊर्जा आरेख दिया, जिस ऊर्जा आरेख के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आते हैं, 2s से 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s और 6s से 4f, फिर 5d, 6p, 7s और 7s से इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5f, 6d, 7p और 8s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम होता है। इस क्रम को हमें याद करना पड़ेगा। अफबाउ ने एक सिद्धांत दिया कि जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होता है? कम, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए या दो कक्षकों के लिए, दो कक्षकों के लिए अगर n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? n प्लस l का मान अगर समान है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। यहाँ पे n है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। और l है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अभी हमने क्वांटम संख्या नहीं पढ़ी हुई है,
इसके बाद हम क्वांटम संख्या जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, n+l है क्या और n है क्या। तो एक क्रम है, इस क्रम को हमें याद रखना होगा पूरी केमिस्ट्री में। हम जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमें अफबाउ का नियम याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस की जो प्रतिक्रिया होगी कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके आधार पर ही वो रिएक्शंस होती हैं, तभी हम जाके किसी भी प्रकार की रिएक्शन को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए ये नियम हमें याद होना चाहिए, इसी के आधार पर हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। इस क्रम को हम सीधे लिख सकते हैं और उसी के अनुसार हम भरेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और डेट टेस्ट। इस क्रम से हम इलेक्ट्रॉन भरे जाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में के कक्षक में किस प्रकार भरे जाते हैं। जैसे हम सोडियम ले लें, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का क्रम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास दे दिया जाता है, पूछा जाता है एक किस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या कोई परमाणु दे दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताना होता है। ये परीक्षाओं में हमें बार बार आता है। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 11। हमें पता है कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, मैं पहले ही बता चुका हूं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आता है 1s हो गया, इसके बाद आता है 2s 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। इसके बाद आता है 2p, p में कितने भरे जाते हैं 2p 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 और 6 10। इसके बाद जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचा है 3s1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम होता है। हम इसको स्ट्रक्चर से समझ लें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में जिसमें 3 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम में देख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6 8 2 4 6 10 और 2 12। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 12, इसलिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 और वो इस प्रकार से भरे जाएंगे। कोई और उठा लेते हैं हम कैल्शियम उठाते हैं। कैल्शियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 2 4 6 10 2 12 6 18 और इसके बाद 4s2 हो गए 20। इस प्रकार से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। अब इसमें क्या होता है कि कुछ अपवाद हैं, अपवाद ये हैं कि इलेक्ट्रॉन का भरे जाने का क्रम तो ये है, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जिनमें इस क्रम में बदलाव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाना चाहिए, लेकिन पहले 4s में ना जाकर वो इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं। ये पूरी आवर्त सारणी में ये अपवाद हैं। उनका उदाहरण है जैसे क्रोमियम।
क्रोमियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 24। देखा 1s2। क्रोमियम से पहले हम किसी दूसरे का करते हैं। आयरन का है 26। दूसरे का इसलिए पहले हम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है वो हम समझ लें, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्रोमियम में क्यों अपवाद है। 26, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे आप स्वयं देखिए। पहले 1s में, फिर 2s में, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए? 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब बची 6 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे 3d में, 3d6। क्लियर हुआ? एक क्रम है जो ऊपर दिया है। इसी प्रकार कोबाल्ट 27 में ऐसा ही क्रम आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहां पर आ जाएगा 3d7। तो हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 27 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 27 इसका परमाणु क्रमांक है। इसके बाद हम चलते हैं क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम में क्या गड़बड़ है? क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 24। इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इस प्रकार से भरे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या होना चाहिए? 3d4। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गया और इसमें 3d5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा क्यों होता है यही हमें समझना है, क्योंकि ये अपवाद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्रोमियम का अपवाद क्यों है। इसका कारण है कि जो डी कक्षक होते हैं, हमने आपको पहले बताया कि डी कक्षक कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डायग्राम में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से बात समझ में आ जाए। एक डायग्राम में मैंने प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और दूसरे डायग्राम में जो डी कक्षक हैं उनमें मैंने दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन है 5 और यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन है 10। डी कक्षकों में होता ये है कि जो डी कक्षक होते हैं वो या तो अर्धपूरित हों तो अधिक स्थायी होते हैं और परमाणु अधिक स्थायी होता है, या तो पूर्ण पूरित हो मतलब पूरे भरे हुए हों या आधे भरे हुए हों, तभी वो परमाणु और डी कक्षक स्थायी होता है और प्रत्येक परमाणु अपने स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। इसी प्रकार से क्रोमियम है, वो अपने स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर डी कक्षक में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो अर्धपूरित भी नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले क्या बताया आप लोगों के लिए कि जो डी कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित हों तब स्थायी होंगे या पूर्ण पूरित हों, आधे भरे हुए हों या पूरे भरे हुए हों, तभी वो स्थायी होते हैं। इसीलिए क्या होता है, स्थायित्व बनाए रखने के लिए एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और इसको अर्धपूरित बना देता है और क्रोमियम स्थायी हो जाता है। बात आई समझ में?
इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। इसी प्रकार एक और अपवाद है कॉपर का। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29। इसमें भी वही स्थिति बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 29 हो गए। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है, 3d9 नहीं होता है, ये होता है यहाँ 4s1 और 3d10। क्यों? क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डी कक्षक होते हैं वो या तो अर्धपूरित हो तब स्थायी होते हैं या पूर्ण पूरित हो तब स्थायी होते हैं, अन्यथा इनकी स्थायी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेते हैं और ये कितने हो जाते हैं 10, और यहाँ पर एक बचता है। अब आप सोचेंगे अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 2 ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जाना, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन केंद्र से बंधा हुआ होता है जिसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। यही कारण है कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में कक्षक, उपकोष और कोष इन सब के बारे में आप लोगों ने समझा, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं ये भी आपने समझा। इसके पहले मैंने जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, ऊर्जा और पदार्थ तत्वों से मिलकर बनते हैं, और तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते होते हैं जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं, और परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते हैं, उपकोष में, उपकोष में भी कहाँ, कक्षकों में। कक्षकों की हमने आकृति पढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। इसके बाद हम क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। इससे जुड़े रहने के लिए आप लोग आगे भी मेरे वीडियो देखें, वीडियो मेरे लिंक नहीं टूटेगी। जो केमिस्ट्री का बेसिक है, बेसिक पूरा पढ़ाया जाएगा, इसके बाद हम सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके लिए कंपटीशन में भी काम आएगा, चाहे वो पीएमटी हो, आईआईटी हो या एआईपीएमटी हो, उन सभी में ये जो फंडा है, जो बेसिक है, ये नॉलेज काम आने वाला है। फिर तो बाकी सब आप किताबों से पढ़ सकते हैं। ये बेसिक है और लगभग 15 दिन की क्लास चलेगी। इसके बाद हम जो डिटेल क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।